नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें सबसे पहले क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। फोकस में रहेंगे पेपर शेयर्स। जोरदार तेजी में आज देखने को मिली, 4 से लेकर 11% तक का उछाल पेपर शेयरों में देखने को मिला है। क्या है इसके पीछे की वजह, समझेंगे हम शो में आगे। कल भी कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं, सिलसिला लगातार जारी है नतीजों का। क्या उम्मीद कर सकते हैं, फोकस होगा शो में। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में करेंगे शामिल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा बाजार में तेजी का चौका लगाकर बाजार बंद हुआ है। निफ्टी 182 अंक चढ़कर 17,340 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 545 अंकों की तेजी देखी गई। बैंक निफ्टी 412 अंक चढ़कर करीब 38,000 पर जाकर बंद हुआ। दिन भर बाजार में और किस तरह की हलचल रही, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मानसी दवे मौजूद हैं। कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत, और ये शुरुआत जो है बिल्कुल कायम रही। 17,300 के पार दिग्गजों का ये मानना है कि 17,500 के लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल खुलते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में ये मजबूती देखने को मिलेगी निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें, करीब 400 अंकों के ऊपर की तेजी के साथ क्लोजिंग हमने देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, ऑटोमोबाइल स्पेस से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़ों से पहले ही ऑटो में हमने मूवमेंट देखा और नंबर्स भी ऑन पॉजिटिव साइड आते हुए दिखे ऑटो सेल्स के जुलाई के, और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी 3-3.5% तक की तेजी के साथ हमने यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेड देखा और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफी हद तक नजर आए। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नतीजे काफी मजबूत रहे। बड़ी दिग्गज बैंकों के बाद छोटी मझौली बैंक्स के नंबर्स भी काफी पॉजिटिव आ रहे हैं और इसी के चलते बैंकिंग स्पेस भी लगातार फोकस में रहा। करीब 11 से 12% की तेजी के साथ हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मजबूती पर ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। नजारा टेक्नोलॉजीज फोकस में था। एक तो अच्छे नंबर्स और पिछले 4 तिमाहियों में कंपनी ने 7 अधिग्रहण किए, तो फंडामेंटली काफी मजबूत न्यूज फ्लोज आते हुए दिखे। और टेक्निकली अगर देखें, चार्ट्स करीब अपर सर्किट के साथ 20% के अप मूव्स के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं पेपर स्टॉक्स में अच्छी मजबूती थी। प्राइस हाई की खबर आती हुई देखी। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद पेपर एक बड़ा बेनिफिशियरी नजर आ रहा है और लगातार पेपर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड, जिसके चलते स्टार पेपर, वेस्ट कोस्ट, जेके पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली। हैवी वेट्स काउंटर्स की अगर बात करें, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ने दिन भर बाजार को संभालने का काम किया। वहीं कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर मजबूती कायम रही। हालांकि फार्मा एकमात्र सेक्टर था जो आज की तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, और सिप्ला को अगर छोड़ दे, क्योंकि ब्रोकरेज अपडेट्स वहां पर अपग्रेड होते हुए दिखे और इसी के चलते सिप्ला में मूवमेंट थी। लेकिन उसके अलावा फार्मा स्पेस में लगातार हमने कमजोरी देखी। सन फार्मा जैसे काउंटर्स में गिरावट थी। एचयूएल, टीसीएस जैसे काउंटर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आईडीएफसी फर्स्ट मिड कैप में सबसे आगे रहा। इसके पीछे पॉलिसी बाजार, प्रेस्टीज एस्टेट, मनप्पुरम फाइनेंस, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स भी शामिल रहे जहां पर एक्शन भरपूर था। और सेक्टर स्पेसिफिक सिर्फ फार्मा को छोड़ दें, इसके अलावा चाहे आईटी हो, ऑटो हो, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, हर तरफ हरियाली हरियाली। मजबूत ट्रेडिंग सेशन और क्लोजिंग भी काफी मजबूत हुई। बिल्कुल, सब तरफ हरियाली हरियाली और जोरदार ट्रेडिंग सेशन एक बार फिर देखने को मिला। अगस्त की शुरुआत काफी अच्छी हुई है शेयर बाजार के लिहाज से। क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, पूछते हैं मेरे दो खास मेहमानों से जो मेरे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। शर्मिला जोशी और किरण जानी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, क्या ये तेजी जारी रहेगी? 17,300 के ऊपर अब हम पहुंच गए हैं निफ्टी में। आपको लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये आने वाले कुछ दिनों बरकरार रहेगा? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का सेटअप है, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये तेजी और भी दिन कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन जिस तरह की तेजी हमने देखी है लास्ट कंटिन्यू चौथा दिन था आज के, इंडेक्स एक से 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। तो जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें कहीं ना कहीं वो एक ओवरबॉट जोन के अंदर है। सो अग्रेसिव ट्रेडिंग या तो अग्रेसिव लॉन्ग्स इस रेट के ऊपर तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे। वी वुड सजेस्ट कि आपने जो भी लॉन्ग्स किए उसके स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। जैसे निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 17,370 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। आप डेली चार्ट देखोगे तो 17,480, 17,500 तक के लेवल्स है, जहां पे हम कहीं ना कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन और साथ ही साथ डेली चार्ट के ऊपर एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं। सो वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक अब फ्रेश खरीदारी इस करंट मार्केट भाव से तो डेफिनेटली सलाह नहीं रहेगी। यहाँ पे आप एक बार अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। नीचे में आप वेट कर सकते हो 17,000 के लेवल के आसपास।
17,000 का लेवल वापस वही प्रीवियसली हमने देखा था एक सपोर्ट एक्ट कर रहा था, वैसे अभी भी 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक अब 17,000 का लेवल नहीं टूटता है तब तक 500 की स्ट्रैटेजी रहेगी। ऊपर में हमें देखना रहेगा कि 17,480 17,500 का जो लेवल है वो जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ से और फर्दर बड़ी तेजी हमें एक्सपेक्ट नहीं है। तो इस 500 रुपए की रेंज में हम कंसोलिडेट हो गए। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आगे भी हमने देखा था कि 38,300 38,500 का एक डिसाइसिव रेजिस्टेंस था जिसको हम क्रॉस नहीं कर पाए। यहाँ पे भी हम देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन है और साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। सो बैंक निफ्टी में भी करंट मार्केट प्राइस से मैं लॉन्ग की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक बार आप प्रॉफिट बुक कीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 37,500 से 38,300 ये रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट होगा, ऐसा हमें लग रहा है। सो बुक प्रॉफिट एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। बुक प्रॉफिट एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ये एकदम क्लियर स्ट्रैटेजी है। इस समय बाजार में तेजी हमने काफ़ी देखी है पिछले कुछ समय में, तो जितना मुनाफा आपको मिल रहा है वो धीरे धीरे करके उसको मुनाफे को भी घर ले जाइए और साथ ही साथ स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कीजिए। ये तेज़ी हो सकता है जारी रहे, हो सकता है न रहे, इसलिए स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय जो है स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार नतीजे आ रहे हैं। आज 1 तारीख है, ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आए हैं, उस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उनकी बात करते हैं। आरटीसी ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए और काफी अच्छे नतीजे बताए जा रहे हैं। मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है मेरे साथ। विनी, कैसे रहे आप, कैसे लगे आपको आरटीसी के नंबर्स? आईटीसी के Q1 FY23 नंबर्स देखें तो अनुमान से काफ़ी बेटर आए हैं। स्ट्रॉन्ग बीट आया हुआ है रेवेन्यू फ्रंट पे, प्रॉफिट फ्रंट पे भी अनुमान से काफ़ी बेटर है नंबर्स। और ओवरऑल जो सिगरेट वॉल्यूम की बात करें, सिगरेट बिजनेस की ग्रोथ की, रेवेन्यू की बात करें, वहाँ पे सिगरेट बिजनेस ने हमने 30% ग्रोथ देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो इन्फर्ड वॉल्यूम ग्रोथ नंबर आता है, कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देती, वो एक्सपेक्टेड है सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ पे अराउंड 27% की वॉल्यूम ग्रोथ एनालिस्ट बता रहे हैं। उसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ, ओवरऑल टोटल रेवेन्यू ग्रोथ जो आई हुई है वो 41% की रेवेन्यू ग्रोथ है। इबिटा में भी हमने फ्लैट इबिटा देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नो डिक्लाइन नो इंक्रीज बट फ्लैट इबिटा ग्रोथ है यहाँ पे। और ओवरऑल प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखी है, अराउंड 39% की प्रॉफिट ग्रोथ देखी हुई है। बाकी सब सेगमेंट की बात करें, वैसे एफएमसीजी, होटल्स, पेपर, एग्री बिजनेस, इन सब ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी हुई है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। स्पेशली जो एग्री बिजनेस है वहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए थी, तो उसकी वजह से 82% की ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। होटल्स बिजनेस में लास्ट टाइम तो लो बेस था, पर ये टाइम ओवरऑल रिकवरी भी आई है, रिवेंज ट्रैवल हो रहा है, तो उसकी वजह से होटल बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी हुई है। 554 करोड़ की रेवेन्यू आई है होटल्स बिजनेस में, और जो है मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एफएमसीजी बिजनेस में भी काफ़ी बेटर किया हुआ है अनुमान के हिसाब से। ओवरऑल ईबिट की बात करें, जो सेगमेंट रिजल्ट है वहाँ पे भी सिगरेट बिजनेस में भी 30% की सेगमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुई है सेगमेंट ईबिट, और एफएमसीजी बिजनेस में भी 17% की सेगमेंट ईबिट है। और होटल्स बिजनेस में लास्ट टाइम जो ईबिट लॉस था, ये टाइम एक ईबिट प्रॉफिट आया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी साइन दिख रही है। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे नंबर्स आए आईटीसी है। करेक्ट, काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर आईटीसी की तरफ से। शर्मिला को करेंगे चर्चा में शामिल। शर्मिला, आपने देखे नंबर्स उम्मीद से बेहतर ही बताए जा रहे हैं और सिगरेट वॉल्यूम भी जो है काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी के लिए। क्या लगता है, 300 के ऊपर तो पहुंच ही गया है आईटीसी, आगे कितना और चल सकता है? यस, बिल्कुल। आई थिंक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम आईटीसी। और उसके साथ अगर आप और एक अच्छी चीज देखेंगे नंबर्स की, तो ऑब्वियसली आई थिंक सिगरेट वॉल्यूम्स तो अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग आए ही है, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक जिस तरह से हर सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी बेहतर आया है, दैट्स अनदर वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आईटीसी। और क्योंकि नंबर्स रियली केम आफ्टर मार्केट, तो डेफिनेटली आई थिंक द स्टॉक इज एट अ 52 वीक हाई व्हिच इट हिट अर्लियर इन द डे, लेकिन मेरे हिसाब से इट विल बिल्ड ऑन दैट क्योंकि एवरीथिंग सीम्स फेवरेबल, नंबर्स आर गुड, मार्केट ट्रेंड सीम्स टू बी गुड, तो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर अपसाइड फ्रॉम आईटीसी फॉर श्योर। और जहाँ तक नतीजों की बात है, whether it's the hotel business, whether it's the FMCG business, paperboard business, everything has done well. So absolutely बहुत ही बेहतरीन नंबर आईटीसी से। किरण, अगर एक टारगेट मैं पूछूं आपसे ट्रेडर्स के लिए, क्या दे सकते हैं आईटीसी पर टारगेट नेक्स्ट? ओवरऑल हम देखा जाए जिस तरह का चार्ट का फॉर्मेशन है, आगे भी हमने डिस्कस किया था कि लास्ट 3 साल का जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो 310 से 320 के बीच में है। सो डेफिनेटली यहाँ से आप 320 तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। जैसे ही 320 क्रॉस करेगा, वी कैन सी 340 350 काइंड ऑफ अ लेवल। बट यहाँ पे भी जिस तरह से एफएमसीजी में मार्केट चल रहा है, हमने देखा कि फर्दर एफएमसीजी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। सो आईटीसी में आप एक ट्रेल स्टॉप लॉस 305 का रखिए और ऊपर में 320 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो।
ओके बिल्कुल, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, प्रॉफिट जहां मिलता रहे वो बुक करते रहिए, लेकिन 320 और उसके ऊपर के लेवल भी शायद आपको आईटीसी आने वाले कुछ समय में दिखा सकता है। 307 के ऊपर है और कल जिस तरह के नंबर्स आज पेश किए हैं आईटीसी ने, ऐसा लग रहा है कि कल का जब सेशन शुरू होगा तो आईटीसी एक अच्छा बड़ा गेनर कल के लिए हो सकता है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर बाजार बंद होने के बाद आई वो ये कि 5G का जो ऑक्शन है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय चला ये 5G का ऑप्शन, करीब करीब 7 दिन, एक हफ्ता चल रहा था ये ऑक्शन और 38 राउंड तक कंपनियों ने बोलियां लगाई। आपको बता दें बड़ी कंपनियां जिसमें भारती एयरटेल है, उसके अलावा रिलायंस जियो है, वोडाफोन है और इस बार तो अडानी भी इस रेस में शामिल थे। तो ये सारी कंपनीज ने बोलियां लगाई और उसके बाद सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ तक का जो है कमाई सरकार की तरफ से हुई है। एयरटेल की बात करें तो उन्होंने करीब 43,000 करोड़ का खर्चा किया है 5G के स्पेक्ट्रम पर। जियो ने सबसे ज़्यादा 88,000 करोड़ के आसपास किया है। वोडाफोन आइडिया ने करीब 19,000 करोड़ के आसपास खर्चा किया और अडानी ने, चूंकि उन्होंने बहुत ही कम जगह के लिए बोली लगाई है, 212 करोड़ खर्च किया है। शर्मिला, फाइनली ये पूरा हो गया जो 5G का ऑक्शन प्रोसेस था पूरा। सरकार का कहना है कि 10 तारीख तक ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, अक्टूबर से कस्टमर्स को 5G सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेरा सवाल ये है कि इतना पैसा इन कंपनियों ने खर्च किया है, क्या ये इनके लिए एक नेगेटिव होगा, चाहे वो भारती एयरटेल को देख लें या फिर रिलायंस देख लें? क्योंकि ये एक डिस्कशन हो रहा था बाजार में कि जितनी लंबे समय तक ये बोलियां लगती जाएंगी कंपनियों की बैलेंस शीट पर उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा और इसलिए ही हमने देखा भारती एयरटेल कुछ दबाव में ट्रेड कर रहा था पिछले कुछ दिनों में। अब जब ये डेटा हमारे सामने है, कैसे रीड करना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ, ये जो सब आपने बातें की वो अपनी जगह पे है, लेकिन आई थिंक ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सभी जानते हैं कि ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और इसमें आपको हर कुछ साल इस तरह का अपग्रेड करना पड़ेगा आपके टेक्नोलॉजी का। इट इज नॉट द काइंड ऑफ बिजनेस कि आपने एक बार चालू किया और उसके बाद आपको कुछ उसमें करना नहीं है। तो वो आई थिंक वो अपनी जो खर्चा किया है सभी कंपनी में, दे ऑल्सो हैव फैक्टर्ड इट इन एज अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस कि अगर उनको रेलेवेंट रहना है इस स्पेस में तो इस तरह के उनको खर्चे करने पड़ेंगे। और आई थिंक जिस तरह से भी लोगों ने खरीदा है स्पेक्ट्रम, दैट इज ऑल्सो आई थिंक इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि किस तरह से कंपनीज अपने आप को पोजीशन करना चाहती है। कि जैसे जियो का इंटेंशन था कि दे वांट टू बी द लीडर, तो उन्होंने सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भारती एयरटेल। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर। आई थिंक जिस तरह का डिमांड है और जिस तरह का डेटा कंजम्पशन है आज पूरे देश में, उन सब चीजों को देखकर और कि कितने पॉकेट्स अभी है जहां पर ये स्पेक्ट्रम बढ़ सकता है, इन सब चीजों को डेफिनेटली देखकर ये लगता है कि दिस इज अ सेक्टर जहां पर पॉजिटिव्स बने रहेंगे। सो आई थिंक द ओनली थिंग टू डू इज टू स्टे इन्वेस्टेड। मुझे भारती एयरटेल काफी पसंद है। रिलायंस कभी अपना बिजनेस अलग कर सकता है, दे कैन लिस्ट इट सेपरेटली, तो उसका इंतजार रहेगा। बट एज अ सेक्टर आई स्टे पॉजिटिव और मेरे हिसाब से अगर आपके पास भारती एयरटेल है या रिलायंस है तो आपको इन्वेस्टेड रहना है। स्टे इन्वेस्टेड, यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी स्ट्रैटेजी है। चाहे भारती एयरटेल है या रिलायंस जैसा स्टॉक है, इन सब में लॉन्ग रन में ये जो कंपनी ने खर्चा किया है उसका फायदा उनको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए स्टे इन्वेस्टेड। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और आता है, किरण, आपको अगर अभी टेलीकॉम को प्ले करना है तो आप बड़ी कंपनी, चाहे वो भारती एयरटेल है या रिलायंस है, इनके साथ रहना प्रेफर करेंगे या फिर इसकी जो एंसिलरी कंपनीज है, टावर कंपनीज में हमने देखा पिछले कुछ समय पहले अच्छा मूव था, इंडस टावर हुआ या दूसरे स्टॉक्स हैं, आपको वहां से प्ले करना चाहिए, कैसे आप अप्रोच करेंगे इसको? So definitely I would go with the leaders. जो एंसिलरीज कंपनी है उसमें I would suggest कि थोड़ा हमें वेट करना चाहिए क्योंकि चार्ट के ऊपर इतना हमें कुछ लुक्रेटिवनेस दिख नहीं रहा है। इंडस टावर में हमने आगे देखा था कि 220-210 का एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको क्रॉस करने के बाद एक अपसाइड हमें देखने को मिला था। लेकिन उसी के सामने अगर आप कंपेयर करोगे, आप रिलायंस का चार्ट ले लो, भारती एयरटेल का चार्ट ले लो, तो दे लुक्स वेरी प्रोमिसिंग एंड लुक्रेटिव। भारती एयरटेल की मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे हमें क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है, साथ ही साथ एक फॉलिंग चैनल और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। कंसोलिडेट हो रहा था स्टॉक काफी टाइम से 660-650 से, और ऊपर में अगर हम देखें तो 700 के लेवल के आसपास। अब एक माइनर रेजिस्टेंस ऊपर 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का 702 का है। सो कल हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये स्टॉक 702 के ऊपर क्लोज हो जाता है या तो सस्टेन हो जाता है ड्यूरिंग द मार्केट, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि भारती एयरटेल की जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगी। तो एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड सजेस्ट कि हमें भारती एयरटेल के साथ रहना चाहिए। कोई भी डिप आता है तो हमें बाई करना चाहिए, या तो ऊपर में कल कोई अग्रेसिव ट्रेडर है तो वो 700 के ऊपर भी लॉन्ग करके जा सकता है। एक स्टॉप लॉस हमें 650 का रखना चाहिए, और जिस तरह का सेटअप है इन शॉर्ट टर्म वी कैन डेफिनेटली सी 780-790 काइंड ऑफ अ टारगेट।
780 790 तक के टारगेट्स दिखाई देते हैं शॉर्ट टर्म में भारतीय एयरटेल में। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 700 के ऊपर भी लॉन्ग जा सकते हैं। 650 का स्टॉप लॉस जरूर बनाएं यहाँ पर भारतीय एयरटेल में, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक जिसको आप खरीद के चल सकते हैं। 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हुई है उसके बाद इन सभी कंपनियों को फायदा होता दिखाई देगा आने वाले कुछ समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अहम जो डेटा आज सामने आया है उस पर चर्चा करते हैं। वो है जुलाई में ऑटो बिक्री के नंबर्स हमारे आज के ऑटो कंपनियों ने पेश किए हैं। हमने देखा सभी ऑटो कंपनियों में जोरदार तेजी थी। M&M इनफैक्ट करीब 6-7% ऊपर था। लेकिन कुल मिलाकर कैसे रहे ऑटो सेल्स के नंबर जुलाई में? अशेषा जुड़ रही है मेरे साथ सब डिटेल्स के साथ। अशेषा बताइए। जी हाँ, सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो M&M के नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। अराउंड 31% का ग्रोथ हमने देखा YOY बेसिस पर ऑटो सेल्स वॉल्यूम्स में, और 4% का ग्रोथ हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर M&M की। याद रखिए XUV 700, थार, बोलेरो और XUV 300 काफ़ी लॉन्चेस थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला सभी प्रोडक्ट्स पर, और उसी के चलते वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला M&M में। लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट ने कहा कि सप्लाई चेन सिचुएशन अभी भी डायनामिक है, लेकिन उनका मानना है कि शायद आगे चलते हुए ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। टाटा मोटर्स की बात करें तो नतीजे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। अराउंड 57% का ग्रोथ देखा सेल्स वॉल्यूम्स में जुलाई के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 5% का ग्रोथ देखने को मिला मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। मारुति सुजुकी के भी ऑटो सेल्स डेटा हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं, लेकिन उनका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स शॉर्टेज के कारण प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट देखने को मिला था जुलाई के महीने में, लेकिन आगे चलते हुए ये सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ सकती है। CV सेगमेंट की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले है टाटा मोटर्स, जहां हमारे एक्सपेक्टेशन से नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। अराउंड 43% का ग्रोथ देखा YOY बेसिस पर, और 8% का डिक्लाइन हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। याद रखें जब हम YOY बेसिस नंबर्स कंपेयर करते हैं, बेस इफेक्ट काफ़ी कम था। Q1 FY22 कोविड के कारण इम्पैक्ट हुआ था, और उसी के चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एक डिटेरियोरेशन देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड की बात करें तो उसके भी नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे नहीं आए हैं। इनफैक्ट 58% का ग्रोथ हमने देखा YOY बेसिस पर, और 6% का डिक्लाइन हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। बाकी टू व्हीलर सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट की रिकवरी अभी भी स्ट्रांग नहीं है। कोविड के बाद टू व्हीलर सेक्टर अभी भी रिकवर कर रहा है। बजाज ऑटो के नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से नीचे आए थे। अराउंड 4% का हमने डिक्लाइन देखा YOY बेसिस पर, और 2% का ग्रोथ देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। लास्टली ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करते हैं। इस जुलाई के महीने में रेनफॉल कम होने के कारण ट्रैक्टर सेल्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर नज़र आ रहे हैं। M&M के नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार आए हैं। 14% का डिक्लाइन देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 45% का डिक्लाइन देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि मॉनसून में जो रिकवरी देखी है उसके कारण शायद आगे चलते हुए नंबर्स अच्छे नज़र आ सकते हैं। एस्कॉर्ट्स के नतीजे इनलाइन थे। 18% का डिक्लाइन देखा YOY बेसिस पर, और 47% का डिक्लाइन हमने देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स इनफैक्ट 22% से कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन इसके बावजूद एनालिस्ट का मानना है कि ऑटो कंपनीज के सेल्स डेटा कमिंग फ्यू मंथ्स में अच्छे हो सकते हैं फेस्टिव सीजन के कारण। शुक्रिया शेषा। शर्मिला, आपको लगता है कि सिर्फ ये फेस्टिव सीजन की एक्सपेक्टेशन ही है जिसके कारण हमने देखा कि आज निफ्टी ऑटो करीब 3.5-3% ऊपर। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स देखेंगे तो टाटा मोटर्स 6.5% ऊपर, M&M 6.25% ऊपर, मारुति करीब 2.5% ऊपर। ये सारे स्टॉक अच्छी तेजी के साथ आज ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। क्या ये एक्सपेक्टेशन ही है कि नंबर्स कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, ऐसा कोई बहुत अनोखे नंबर नहीं आ गए हैं? बिल्कुल, आई थिंक इट्स मोर एक्सपेक्टेशन देन रियली रिलेटेड टू किस तरह के नंबर्स आए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा मिक्स बैग है। मेरे हिसाब से दो की इश्यूज वेरी क्लियरली सामने आ रहे हैं। एक तो जिस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, सेमीकंडक्टर इशू, उसका अभी भी इट्स स्टिल अ चैलेंज, और मारुति के मैनेजमेंट ने ये कहा भी कि उससे उनका प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। उसके साथ साथ आई थिंक द सेकंड बिग स्टोरी डेवलपिंग इज EV। उसका फायदा शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनी को मिल रहा है, बिकॉज दे हैव कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डील किया, और उनकी अगस्त या सितंबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की बात हो रही है।
yes, I think कि मानसून भी थोड़ा डिले हुआ. So I think now the expectations are being built into the fact कि क्योंकि जुलाई में मानसून का पिकअप रहा एंड अगस्त अभी हम देखेंगे किस तरह से प्ले आउट होता है, तो उसके बाद किस तरह का डिमांड आता है फेस्टिव सीजन में. So yes, I think clearly market has sort of festive season को लेकर उन्हें अपने आप को they've positioned themselves. करेक्ट, फॉरवर्ड लुकिंग होता है बाजार और इसीलिए शायद फेस्टिव सीजन की उम्मीद में हम देख रहे हैं कि हमने ऑटो शेयरों में आज जोरदार तेजी आते हुए देखी. सभी जो टॉप गेनर्स हैं वो 5 से 6% ऊपर आज कारोबार कर रहे थे. M&M, टाटा मोटर्स, मारुति जैसे स्टॉक, मारुति में 2 से 2.5% की तेजी थी. तो काफ़ी अच्छी रैली आज ऑटो स्पेस में देखने को मिली. एक और स्पेस जहाँ अच्छी रैली थी वो था पेपर में हमने देखा कि आंध्रा पेपर को ले लीजिए आप, वेस्ट कोस्ट ले लीजिए या फिर तमिलनाडु पेपर ले लीजिए, JK पेपर, इन सब में 4 से 8%, 10% तक की अच्छी तेजी देखने को मिली. और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि कंपनियों ने अभी कुछ समय पहले 3 से 5% का हाइक लिया है प्राइसेस में. उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन हो रहा है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं पेपर कंपनियों को मिलेगा. ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अच्छी खासी रैली. किरण, आपकी नजर पड़ी पेपर स्टॉक्स में? कोई आपको ऐसा लगा कि जो रैली आज शुरुआत हुई है वो कल के दिन और आने वाले हफ्ते के जो बाकी ट्रेडिंग सेशंस हैं उसमें भी किसी की रैली जारी रह सकती है? किस पर बेट करेंगे? सो सर, हमने जब 25 जुलाई को जो शो किया था, यही इवनिंग शो में हमने JK पेपर रिकमेंड किया था. 330 के आसपास हमने बाय रिकमेंड किया था फॉर द टारगेट ऑफ 350. अब आज हम स्टॉक देख रहे हैं कि आज का हाई 380 का था और स्टॉक 370 के आसपास क्लोज हुआ है. अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है. सो डेफिनेटली JK पेपर में अगर किसी का लॉन्ग है या तो करंट भाव से भी वो लॉन्ग करना चाहे तो वो कर सकते हैं. एक ट्रेल स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 350 का रखना पड़ेगा और JK पेपर इज लुक गुड. दूसरा हमें पेपर के अंदर स्टार पेपर अच्छा लग रहा है. स्टार पेपर में जिस तरह का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है. सो करंट मार्केट प्राइस है तो नहीं, लेकिन नीचे में अगर 170 के 165 के आसपास से हमें मिलता है तो वहां पे एक बार हमें लॉन्ग करना चाहिए. यहाँ पे भी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है 150 का. अदरवाइज ओवरऑल पैटर्न इज वेरी लुक्रेटिव. यहाँ से हमें एटलीस्ट 220-230 तक के टारगेट दिख रहे हैं. ओके, तो ये जो पेपर स्टॉक्स की रैली है उसमें 2 आइडियाज़ यहाँ से ढूंढ के लाए हैं किरण आपके लिए. स्टार पेपर जिस पर आप फोकस कर सकते हैं और JK पेपर, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अभी भी कुछ स्टीम बाकी है, अपसाइड दिखाई देता है. स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखिए, उसके बाद आप फॉलो कीजिए इन स्टॉक्स को, तो आई एम श्योर बेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे. चलिए ये भी जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स खुद हमारे मेहमान आपके लिए चूज करके लाए हैं आज. वक्त है VIP शेयर्स का. शर्मिला, आपसे करेंगे शुरुआत. बताइए कौन से स्टॉक्स पर फोकस होगा कल आपका? कल के लिए नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई एम लुकिंग एट एम्बर एंटरप्राइज. ओवरऑल जिस तरह का समर, जिस तरह की गर्मी के महीने रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि लोग और एयर कंडीशनर्स खरीदेंगे. और एम्बर एंटरप्राइज जैसी कंपनी, दे आर एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर और उसके साथ साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं ताकि उनके कॉस्ट पर they get a better control and on cost and margins. तो अच्छी ग्रोथ के लिए दिस कंपनी इज पॉइज्ड फॉर गुड ग्रोथ गोइंग अहेड. स्टॉक काफी करेक्ट भी हुआ है, उनको PLI स्कीम का भी फायदा होता है. तो देयर आर नंबर ऑफ पॉजिटिव्स प्लेइंग आउट गोइंग अहेड. तो आई थिंक फ्रॉम द लॉन्ग टर्म यू कैन बाय एम्बर एंटरप्राइज. आप फर्स्ट टारगेट 3200 के करीब का रख सकते हैं. अभी उनके ये क्वार्टर के नतीजे आए नहीं है, बट दैट द क्वार्टर नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग. सो एम्बर एंटरप्राइज. शर्मिला, इससे मुझे एक सवाल मेरे मन में आया, क्या आप मुंबई लौट आई हैं? क्योंकि मुझे याद था कि आप पहाड़ों में कहीं थे पिछले कुछ समय पहले, क्योंकि मुंबई में एक बार फिर से बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है अभी. I think this is an indication. बिल्कुल, और इसीलिए आपका फोकस एम्बर एंटरप्राइजेस पर है. तो जाहिर तौर पर मुंबई में एक राउंड की बारिश के बाद अब फिर से काफी गर्मी हो गई है और एम्बर एंटरप्राइज जैसा स्टॉक है जो फोकस में रह सकता है मौसम के इस बदलते मिजाज की वजह से भी. तो यहाँ पर आप रख सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म का नजरिया, 3200 रुपए तक के टारगेट. बताइए किरण, आपके कौन से स्टॉक्स होंगे? सो हमारे 2 स्टॉक है, दोनों बाई तरफ है. पहला स्टॉक है वो कजारिया सिरामिक है. यहाँ पे हम अगर डेली चार्ट देखें तो एक डबल बॉटम, इनफैक्ट ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन मोड में है. आज हमने देखा कि थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो काफी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 1140 1145 के आसपास. सो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग की सलाह देंगे. 1-2 दिन में हम देख रहे हैं कि 1220 तक के टारगेट्स आ सकते हैं और 1104 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है.
नेक्स्ट जो स्टॉक है वो RK4Gene है, रामाकृष्णन फोर्जिन। यहाँ पे भी हम अगर देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक इन्वर्टेड हेड, एक फ्लैट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और एक फ्लैग पैटर्न के अंदर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो मल्टीपल बुलिश पैटर्न यहाँ हमें देखने को मिल रही है और RSI भी एक बुलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। 179 175 के बीच में हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1 से 2 दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 195 तक के टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें 173 मेंटेन करना। चलिए, तो ट्रेडर्स के लिए 2 बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर, रामकृष्ण फोर्जिंग, यहाँ भी आप लॉन्ग जा सकते हैं और साथ ही साथ कजारिया सिरेमिक्स, इन पर भी खरीदारी की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया किरण और शर्मिला, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और हमसे इस सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को फिलहाल यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।